बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। उस्मान खान उर्दू लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। अजीज तलबा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास सेकेंड ईयर खाका नवीसी है। सबक नंबर 14 है। नस्र में अल्लामा इकबाल जो कि खाका है, जिसको लिखा है चिराग हसन हसरत ने। तो आज हम वो पढ़ेंगे, ये हमारा आज का टॉपिक होगा। तो बारी बारी आप लोगों को स्लाइड शेयर किए जाएंगे और बताया जाएगा इसके बारे में, सबक के बारे में। तो शुरू करते हैं। अजीज तलबा, सबसे पहले हम खाका नवीसी की तारीफ पढ़ेंगे। उसके बाद मुसन्निफ का तारुफ किया जाएगा और सफा नंबर 134 से 139 तक उसकी बुलंद ख्वानी की जाएगी। बुलंद ख्वानी के साथ साथ उसके अल्फाज माने भी आप लोगों को स्क्रीन पे भी दिखाई देंगे और बताए भी जाएंगे। और पैराग्राफ की वजाहत भी की जाएगी जहां जरूरत होगी। तो आप लोगों ने इसको तवज्जो से सुनना है और इसकी एक्सरसाइज जो हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह करेंगे, तो एक्सरसाइज को भी आप लोगों ने तवज्जो से सुनना है। सबसे पहले अजीज तलबा, हम पढ़ेंगे खाका नवीसी क्या चीज है। खाका क्या चीज है, तो उसकी तारीफ या उसकी वजाहत थोड़ी बहुत आपको करवाई जाएगी। जैसा कि स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि खाका नवीसी के लुग़वी माने है ढांचा बनाना या मुसव्वदा तैयार करना। अदबी नुक्ता नजर से किसी शख्सियत की हूबहू अक्कासी करना, यानी उसकी शख्सियत के मुतालिक बता देना कि वो किस तरह की शख्सियत थे, क्या कुछ किया उन्होंने, कि कहाँ तालीम हासिल की, कहाँ कैसी जिंदगी गुजारी, उसके अंदर जाहिर और बाहर के बातिन के हालात कैसे थे, तो वो सारा कुछ बयान करना। ये तभी पॉसिबल होता है जब आप उस शख्सियत से वाकिफ होते हैं, आपको उस शख्सियत से जान पहचान होती है, उठना बैठना होता है। तभी आप किसी शख्सियत के मुतालिक कुछ कह सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि खाका लिखने वाला एक शख्सियत के बारे में तभी लिख सकता है जबकि वो बंदा उसके साथ उठता बैठता हो, उसकी तौर तरीकों से, उसकी जिंदगी से और उसके बातों से वो अंदाजा लगाए, उसके अंदर और बाहर के हालात से वो वाकिफ हो, तभी वो कुछ लिख सकता है। हम ये अजीज तलबा, हम ये कह सकते हैं कि चिराग हसन हसरत अल्लामा इकबाल के साथ उठते बैठते थे, उसके मजलिस में, उसके महफिल में जाते थे, तभी उन्होंने उस पर खाका लिखा है। तो हम लिखेंगे कि अल्लामा इकबाल ने कैसी जिंदगी गुजारी, और ये बहुत इंटरेस्टिंग सबक है, मजमून है, जिसको चिराग हसन हसरत ने लिखा है। आगे देखें तो खाका निगारी में न सिर्फ किसी शख्सियत की जाहिरी तस्वीर लफ्जों में पेश की जाती है, बल्कि बातिन का भी अहाता किया। जैसा कि मैंने फरमाया, ज़ाहिरी और बातिनी, यानी ज़ाहिरी तौर पर उसकी शक्ल सूरत कैसी थी, क्या कुछ पहनते थे और क्या कुछ गाते थे या किस तरीके से थे वो भी, और उसके अंदर की हालत, मतलब वो किस तरह की करेक्टर उसका था और किस तरीके से लोगों से मिलते थे, लोगों की बात की समझ कैसे आती थी, लोगों से बात कैसे करते थे, तो उसको कहते हैं बातिनी हालत। आकानिकारी में एक जीती जागती हकीकी शख्सियत की दिलकश और दिलचस्प पैराए में तस्वीर की, यानी वो शख्सियत जो है वो हकीकत में होता है, आप फर्जी तौर पर नहीं बना सकते, बल्कि खाका निगारी तभी, खाका तभी लिखा जा सकता है जब आप उस शख्सियत को जानते हो। खाका निगार वाकयात और मुशाहिदात के साथ साथ अपने तासरात को भी, ज़ाहिर है कि आपने उस शख्सियत को परखा है, आपने उसको देखा है, उस हवाले से आपने उससे बात की है, आपने थोड़ा बहुत उसका अंदाजा लगाया है, तो आप अपने तासुरात भी, जो असर आपने लिया है उसकी शख्सियत को, जैसे आपने जज किया है, उस हवाले से भी आप उस पे लिख सकते हैं। और खाका जो है, हम मुख्तसरन ये से कह सकते हैं कि खाका किसी शख्सियत का मारूज़ी मुतालिया है, यानी मुख्तसर मुतालिया है, आप किसी शख्सियत को मुख्तसरन पढ़ सकते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि चिराग हसन हसरत ने अल्लामा इकबाल के साथ जो वक़्त गुज़ारा है, तो उसकी, उन्होंने जो कुछ वहाँ जजमेंट की है, तो थोड़ा बहुत उस पे वो अपने ख़यालात का भी इज़हार कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले हम चिराग हसन हसरत के बारे में, जो कि इस सबक के राइटर है, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे। स्क्रीन पे जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है, ये चिराग हसन हसरत साहब की है। तो मुसन्निफ का तारुफ भी मुख्तसरन हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसकी पैदाइश हुई है 1902 में, 1902, और वफ़ात है 1955, यानी 1955। मुख्तसरन मैंने कोशिश की है कि जहाँ आपकी ज़रूरत के मुताबिक हो, तो मैंने आप ही की किताब के
एक सफ़े से ये थोड़ा बहुत उसको शॉर्ट किया है, सफ़ा नंबर 133 133 से मैंने थोड़ा-सा उसको शॉर्ट किया है, जो कि आप लोगों के लिए अगर किसी मुसन्निफ़ पे या चिराग हसन हसरत पे नोट लिखने का कहा जाए तो आप उस पे लिख सकते हैं। और ये स्लाइड बनाने का मकसद अज़ीज़ तलबा मेरा भी यही है कि अगर आप लिखना चाहते हैं या इसको अपने पास सेव करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं और अगर आप लिखना चाहते हैं तो भी आप इसे आसानी के साथ लिख सकते हैं। तो चिराग हसन हसरत का असल नाम था चिराग हसन। जबकि तखल्लुस उसका हसरत था। कश्मीर के मशहूर इलाके बारामूला में पैदा हुए, उसके शहर का नाम है, इब्तिदाई तालीम भी कश्मीर ही में हासिल की और हल्क़ा अहबाब में यानी दोस्तों में अक्सर लोगों का ताल्लुक जो है वो सहाफ़त से था। इंसान पे अपने माहौल के या अपने दोस्तों के असरात बहुत ज़्यादा होते हैं, तो चिराग हसन हसरत के दोस्त भी ज़्यादातर सहाफ़ी थे, तो उसका असर चिराग हसन हसरत पर पड़ा, जिसकी वजह से उन्होंने सहाफ़त ही शुरू की और सनत-ए-बाद जहाज़ी के नाम से कॉलम लिखना शुरू किया, अखबार में ये कॉलम लिखते थे। हसरत एक मशहूर सहाफ़ी और मकबूल आम मज़ाह निगार थे, यानी सहाफ़ी भी थे और साथ-साथ मज़ाह निगार भी थे, यानी मज़ाहिया मज़ामीन भी लिखते थे। उनकी कॉलम नवीसी ने अखबारात की दुनिया में अहम रवायात की बुनियाद डाली। यानी लोगों को इस तरफ माइल करने की कोशिश की, अखबारात में कॉलम लिखते थे, किसी मज़मून पे, किसी टॉपिक पे बात करते थे, तो इस तरीके से ये रुझान भी थोड़ा बढ़ता गया। हसरत की ज़ुबान बहुत सादा रवाँ यानी ऐसी आसान अल्फाज में बात करते थे कि हर किसी को उसकी बात समझ आती थी और उनके अल्फाज और तराकीब के इस्तेमाल का ख़ास मलिका था, यानी महारत थी उसको कि किस लफ्ज़ को कहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए, किस लेवल के मुताबिक। खाकानिगारी में उन्होंने ऐसी शख्सियत का इंतखाब किया, जिसके साथ उनकी गहरी वाबस्तगी और खुलूस अब उन्होंने जितने भी खाके लिखे और भी लिखे होंगे अल्लामा इक़बाल के अलावा, लेकिन उस शख्सियत का इंतखाब किया, जो गहरी वाबस्तगी और खुलूस था, यानी जिसको वो दिल से मोहब्बत करते थे और ताल्लुकात रख रहे थे। उसकी तसानीफ अगर आप लोग देख लें तो फ़काहियात है, हर्फ़ हकायत है, केले का छिलका, जदीद जोग्राफ़ी पंजाब और मुर्दम दीदा वग़ैरह। अज़ीज़ तलबा ये आपकी सफ़ा नंबर 133 आपकी दरसी किताब सफ़ा नंबर 133 पे भी ये सारा कुछ दर्ज है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा-सा मुख़्तसर किया है आप लोगों की आसानी के लिए। तो ये तो मुख़्तसरन हमने पढ़ लिया है, उसके बारे में मुसन्निफ़ के बारे में, चिराग हसन हसरत के बारे में। आगे चलते हैं तो हम देखते हैं सबक का मरकज़ी ख़्याल क्या है? मरकज़ी ख़्याल अज़ीज़ तलबा वो होता है कि हम उस सबक के निचोड़ हम कह सकते हैं कि इसमें हमें अंदाज़ा हो जाए कि हमें मुसन्निफ़ ने क्या कुछ बताने की कोशिश की है। तो उसको भी मैंने आप लोगों के लिए लिखा है कि इस सबक में मुसन्निफ़ ने अल्लामा इक़बाल का कलमी ख़ाका खींचा है। यानी एक तो ज़ुबानी तौर पर होता है और कलमी का मतलब है कि तहरीरी शक्ल में उसको लिखने की कोशिश की है कि अल्लामा इक़बाल किस किस्म की शख्सियत थे, ख़ाका। और उसकी ज़िंदगी के हालात पर रोशनी डाली है। इक़बाल की ज़िंदगी के कई एक पहलू है, लेकिन मुसन्निफ़ ने चंद एक पर मुख्तसर मगर छामे मज़मून लिखा है। इसके अलावा भी ज़रूरी नहीं है कि जो चिराग हसन हसरत ने अल्लामा इक़बाल के मुताल्लिक़ कहा है, सिर्फ़ वही है। कुछ और ऐसी भी हो सकती है जिसको चिराग हसन ने या तो देखा नहीं है या उसको जज नहीं किया है, इस तरीके से और भी ऐसी बात हो सकती है। इसीलिए उन्होंने कहा कई एक पहलू है। तो हम कह सकते हैं कि हमें ज़्यादा मालूमात हासिल हो सकती है उसके बारे में अल्लामा इक़बाल के बारे में चिराग हसन हसरत के इस ख़ाके से। मुसन्निफ़ ने उनके मकान अब क्या कुछ बताया है इस यहाँ पर उन्होंने वो भी की है कि अल्लामा इक़बाल का मकान किस तरह था, वो किस तरीके से रहन-सहन थी उसकी, किस तरीके से लिबास पहनते थे, ज़ाहिरी वज़ाक़त या शक्ल-सूरत की तफ़सील भी बयान की है कि वो दुबले थे, मज़बूत जिस्म वाले थे, छोटे कद के थे, बड़े कद के थे, लिबास में क्या कुछ पहनते थे, तो वो सारा कुछ उन्होंने यहाँ बयान करने की कोशिश की है। इक़बाल की ज़ाती पसंद और नापसंद, क्या पसंद था और क्या चीज़ें नापसंद थी, उसकी ज़राफ़त यानी वो मज़ाक करते थे, खुश तबीयत के मालिक थे या क्या कुछ थे, बात करते हुए किस तरीके से थे, तो वो बात भी उन्होंने की है। और शायरी के हिस्से लतीफ़ यानी शायरी का हिस्स या हम यहाँ शौक कह सकते हैं या हम लगाव कह सकते हैं, हम मोहब्बत कह सकते हैं कि उनको शायरी से कितना लगाव था या दूसरों की शायरी के बारे में वो क्या कुछ कहते थे, तो वो भी उन्होंने इस मज़मून में बयान करने की कोशिश की है। मुसन्निफ़ ने 1930 में इक़बाल से अपनी पहली मुलाकात का ज़िक्र किया है। स्टार्ट में आपको बताएँगे कि सबसे पहले चिराग हसन हसरत 1930 में अल्लामा इक़बाल से मिलते हैं और वहाँ पर क्या कुछ होता है, क्या कुछ देखते हैं, वो भी इस सबक में उन्होंने बताया है और उसी मुलाकात की रोशनी में मुसन्निफ़ ने उसके डील-डोल का नक्शा खींचा है। डील-डोल को शक्ल-सूरत भी आप कह सकते हैं कि अल्लामा इक़बाल किस तरीके से एक शक्ल-सूरत के या किस मकान में बैठते थे, कैसी महफ़िल सजाते थे, क्या कुछ होता था, तो वो भी उन्होंने बताने की कोशिश की है।
अज़ीज़ तलबा, अब हम सबक की बुलंद ख़्वानी शुरू करेंगे। मैं अपने वीडियो को या अपने लेक्चर को ज़्यादा लंबा करने की कोशिश नहीं करूँगा ताकि आप लोग भी बोर ना हो और आसानी के साथ आप उसको समझें। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अल्लामा इकबाल है, सफ़ा नंबर 134, 35 और 36। ये जितने भी अल्फ़ाज़ माने आपको नज़र आ रहे हैं, ये इन मुझे जो लग रहे थे, आप लोगों को अगर लगे तो फिर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर आपने ये लफ्ज़ के माने नहीं बताए, हमें इसकी समझ नहीं आई या इसकी समझ नहीं आई, तो आप बाद में फिर मुझसे पूछ सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो मुझे जो मुश्किल अल्फाज लगे मैंने कोशिश की है कि मैं आपके सामने रख लूं। और अजीज तलबा, बेहतर तरीका यही होता है कि आप जब पढ़ने जाते हैं तो एक पेंसिल आपके हाथ में होना चाहिए ताकि उस पेंसिल को जो भी लफ्ज आपको समझ ना आए उस वक्त या लेक्चर के दौरान आप उसको अंडरलाइन करें। अगर मैंने उसका मतलब नहीं बताया या अगर आपको उसके मतलब की समझ नहीं आई तो फिर आप उसको बाद में पूछ सकते हैं। ये अच्छे तालिब इल्म की निशानी होती है। तो हम सबक शुरू करते हैं सफ़ा नंबर 134। हदीस तलबा में थोड़ी स्पीड से पढ़ूंगा क्योंकि हमने अभी 6 पेजेस पढ़ने हैं, यानी हम 134 से 139 तक 139 तक पेजेस पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम बाकी जो सबक है और जो उसके सवाल और जवाब है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो शुरू करते हैं। सफ़ा नंबर 134 पे देखें। मैकलेड रोड पर लक्ष्मण इंश्योरेंस कंपनी की इमारत से कुछ आगे सैनमा है। मैकलेड रोड ये एक रोड का नाम है जो कि लाहौर में है और लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी जो है ये किसी कंपनी का नाम है। वहां पे एक इमारत है और एक सैनमा भी है वहां पे जहां पे मुसन्निफ जिक्र कर रहे हैं। सैनमा से उधर एक मकान छोड़ के एक पुरानी कोठी है जहां आजकल आंखों या दांतों का कोई डॉक्टर रहता है। वो भी एक मकान का जिक्र कर रहे हैं जहां पर डॉक्टर रह रहा था उस मैकलोड रोड के पास ही। किसी जमाने में अल्लामा इकबाल यही रहा करते थे। अब वहां पर एक डॉक्टर रह रहे हैं, लेकिन किसी जमाने में या 1930 की बात हम कर सकते हैं कि 1930 में वहां पर अल्लामा इकबाल रहते थे। चुनांचे 1930 में यही पहली मर्तबा उनकी खिदमत में हाजिरी का शरफ हासिल हुआ था। यानी मुसन्निफ कह रहे हैं, चिराग हसन हसन कह रहे हैं कि मैं 1930 में सबसे पहले इसी मकान में जिसका जिक्र वो अभी कर रहे हैं जहां एक डॉक्टर रह रहे हैं, तो वहां पर अल्लामा इकबाल से मिलने गए थे। अब भी मैं उस तरफ से गुजरता हूँ तो इस कोठी के करीब पहुंचकर कदम रोकते मालूम होते हैं और नजरें बेअख्तियार उसकी तरफ उठ जाती है। अकीदत आप कह सकते हैं, मोहब्बत आप कह सकते हैं कि चिराग हसन हसरत को बहुत ज्यादा थी अल्लामा इकबाल से, इसलिए वो कह रहे कि अभी तक वो मोहब्बत मेरे दिल में है और उसके घर को मैं उसी तरीके से देखता हूँ। कोठी अच्छी खासी थी। अब इस पैराग्राफ में वो उसके घर के मुतालिक थोड़ी सी बात कर रहे हैं कि उसका घर कैसा बना हुआ था। सहन भी खासा कुशादा या खुला। एक तरफ शागिर्द पेशा के लिए 2-3 कमरे बने थे। शागिर्द पेशा यानी मुलाजिम जो थे या उसका जो अमला जो साथ होता था, जिनमें अल्लामा इकबाल के नौकर-चाकर अली बख्श, रहमान, दीवान अली वगैरह रहते थे। ये 3 नाम आए हैं तो ये उसके मुलाजिम थे, यानी उनकी खिदमत करने वाले। लेकिन कोठी की दीवारें सिली हुई, पलस्तर जगह-जगह से उखड़ा हुआ, छतें टूटी-फूटी, मुंडेर की कुछ ईंटें अपनी जगह से इस तरह सिरकी हुई थी। सिली हुई ये नमी वाली थी उसकी दीवारें, मुंडेर कहते हैं ढलवान वाला हिस्सा या छत के ऊपर वाले हिस्से को भी आप मुंडेर कह सकते हैं। और सिरकी हुई थी यानी हटी हुई थी। हम कह सकते हैं कि उसकी छत में या ऊपर वाले हिस्से में जो है वो दरारें आई हुई थी। या हम खराब भी मुख्तसरन अल्फाज में खराब भी कह सकते हैं। और हर वक़्त मुंडेर के ज़मीन पर आ रहने का अंदेशा था। यानी ये डर होता था कि कहीं ये छत या ये मुंडेर गिर ना जाए। मीर का मकान ना सही, बहरहाल गालिब के बल्ली मारा वाले मकान से मिलता-जुलता नक्शा ज़रूर था। 2 बातें उन्होंने की। मीर तकी मीर ने भी बहुत गुर्बत की ज़िंदगी गुज़ारी और बहुत खस्ता हाल या खराब मकान में वो रहते थे और गालिब ने भी इसी तरीके से बल्ली मारा। हदीस तलबा, ये उस मोहल्ले का नाम है जहाँ पर गालिब रह रहे थे। उसका मकान भी बारिश की वजह से उसकी क्या हालत होती थी, किस तरीके से वो रहते थे, वो भी बहुत बुरे हालात में हम कह सकते हैं या बहुत खराब मकान में आप कह सकते हैं कि वो रहे थे। इसीलिए वो कह रहे हैं कि मीर और गालिब के मकान से अल्लामा इकबाल का मकान थोड़ा बहुत अच्छा था। कोठी के सहन में चारपाई बिछी थी। चारपाई पर उजली चादर, उस पर अल्लामा इकबाल मलमल का कुर्ता पहने थे, बन बाने तकिए से टेक लगाए हुक्का पी रहे थे। यानी अब वो बात कर रहे हैं कि जब पहली दफा चिराग हसन हसरत वहां पर गए तो उन्होंने क्या कुछ देखा और क्या कुछ बिछा हुआ था और अल्लामा इकबाल कहाँ बैठे हुए थे और क्या कुछ पहना हुआ था और क्या कर रहे थे। सुर्ख सफेद रंग। अब उसकी जसामत की बात कर रहे हैं, जैसे हमने पहले कहा वो सारा कुछ उसके डील डॉल उसकी शक्ल सूरत की बात कर रहे हैं। भरा हुआ जिस्म यानी मजबूत जिस्म, सर के बाल कुछ सयाह कुछ सफेद, दाढ़ी गुटी हुई। यानी आप काटने को भी दाढ़ी को कम करना या साफ करना या को काटना। चारपाई के सामने कुछ कुर्सियां थी जिन पर 2-3 आदमी बैठे थे। 2-3 फुट
के जा रहे थे। सालिक साहब मेरे साथ थे। ये सालिक साहब बेटा इसका पूरा नाम है अब्दुल मजीद सालिक। ये दोस्त था, अल्लामा इकबाल का भी और चिराग हसन हसरत का। तो वो भी साथ गए थे। अल्लामा इकबाल ने पहले उनकी मज़ाज कुर्सी यानी उसकी तबीयत के बारे में पूछा और फिर मेरी तरफ तवज्जो फरमाई। यानी वो पहली दफ़ा गए थे तो इसलिए पूछ रहे थे कि आप कौन हैं? इन दोनों नमक की सत्याग्रही ज़ोरों पर थी। सत्याग्रही के लफ्ज़ी माने तो है सच्चाई को, खुलूस को कहते हैं सत्याग्रही। लेकिन यहाँ पर एक पुरअमन तहरीक चलाई गई थी उस ज़माने में पुरअमन तहरीक का नाम है सत्याग्रही। डांडी के मार्च के चर्चे जगह-जगह हो रहे थे। डांडी का मार्च है, ये रूल एक्ट के खिलाफ एहतजाज किया गया था। ये रूल एक्ट क्या है? ये आप अपने पाक स्टडी के टीचर से भी पूछ सकते हैं कि रूल एक्ट के खिलाफ एक एहतजाज किया गया और उस एहतजाज को डांडा या डांडी का मार्च कहा जाता है। तो चर्चे कहते हैं यानी जगह-जगह पर ये डांडी का मार्च हो रहा था या लोग एहतजाज कर रहे थे, आसान लफ्ज़ों में हम ऐसे कह सकते हैं। लाहौर में जुलूस निकलते, जलसे होते और इन्कलाब ज़िंदाबाद के नारे लगते थे। मैंने पहले कभी कदर का लिबास नहीं देखा था। कदर एक लिबास का नाम है या मोटा कपड़ा आप कह सकते हैं, जो सर्दियों में हम पहनते हैं। मगर ये तो कदर का ख़ास मौसम था, कुछ रिवाज आम का असर, कुछ किफ़ायत का ख़्याल। मैंने भी यही लिबास पहनना शुरू कर दिया। मालूम होता है यानी अल्लामा चिराग हसन असरद कहना चाह रहे हैं कि मैंने कदर का लिबास पहना हुआ था और अल्लामा इकबाल ने बहुत गौर से देखा मुझे, तो ऐसा उसको लग रहा था कि पता नहीं शायद मैंने लिबास का इंतखाब गलत किया या क्या कुछ किया है, इसी तरीके से वो उसको कुछ ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद मैंने कोई गलती की है, इसीलिए वो बात कर रहे हैं। मालूम होता है कि अल्लामा इकबाल का ज़हन मेरे कदर के लिबास से चरग़े, चरग़े से गांधी और गांधी से कांग्रेस की जानिब मुंतकिल हो गया। अज़ीज़ तलबा ये बात उन्होंने की है कि चरख़े से गांधी कदर के लिबास से चरख़े, चरख़े से गांधी और गांधी से कांग्रेस की जानिब मुंतकिल हो गया। ये है क्या और क्या कुछ है? मैं मुख्तसरन इसके बारे में अगर बताना चाहूँ तो बता देता हूँ आप लोगों को। मुसन्निफ़ अज़ीज़ तलबा इसको वज़ाहत के बारे में ज़रा सुन लें कि इस पैराग्राफ का या जहाँ पर बात हो रही है मालूम होता है अल्लामा इकबाल का ज़हन मेरे कदर के लिबास से चरग़े यहाँ तक सब के सब आ गए थे। कांग्रेस और हंसा सब के सब आ गए थे। तो इसकी वज़ाहत कुछ इस तरह से होगी, मुसन्निफ़ जब पहली बार अल्लामा इकबाल से मिलने गए, तो उन्होंने कदर का लिबास पहन रखा था। मुसन्निफ़ कहता है कि उस मुलाकात में इकबाल ने जो गुफ्तगू की, वो कांग्रेस के सरकर्दा रहनुमाओं के बारे में थी। हिंदुओं की सियासी जमात कांग्रेस और गांधी के जो अदम तशद्दुद का एक फ़लसफ़ा है, उसका अहंसा के नाम से, तो उसके बारे में भी वो गुफ्तगू फरमा रहे थे, तहरीक के बारे में थी। मुझे ऐसा लगा कि इस गुफ्तगू का मुहर्रिक मेरा कदर का लिबास है या मुहर्रिक कहते हैं मरकज़ को हम कह सकते हैं कि कदर का लिबास है, जो मुसन्निफ़ ऐसा समझ रहे थे कि शायद उन्होंने कदर का लिबास पहना हुआ था, इसलिए अल्लामा इकबाल ने ये बातें शुरू की है। क्योंकि इकबाल की नज़र में मेरे कदर के लिबास पर पड़ी तो उनका ज़हन इस हवाले से चरखे पर मुंतकिल हो गया। चूँकि कदर का कपड़ा चरखे पर बुना जाता है, इसलिए इस चरखे से उनकी सोच झंडे पर बनी चरखी के निशान की तरफ बढ़ी और गांधी तक जा पहुँची। चरखा अज़ीज़ तलबा वो होता है जिसपे अभी तो मशीनी दौर आ गया है लेकिन पहले ज़माने में उसको वो गोल सा पहिया होता है जिसको ऐसे घुमा के वो एक ऊन सा या मोटा कपड़ा सा या हम तार कह सकते हैं, जैसे जैसे अभी आप कह सकते हैं टेक्सटाइल मिल्स में इस तरीके से कपड़े की तार तैयार होती है, तो उस चरखे से वो तार तैयार की जाती थी और बंदा बैठा होता था और वो तार के जो बंडल हम कह सकते हैं जिससे कपड़ा फिर बनाया जाता है, तो वो उस चरखे से बनाए जाते हैं जिसको वो गोल सा पहिया आप कह सकते हैं, इस तरीके से घुमा-घुमा के वो करते थे। गांधी के साथ ही उनकी अ, दिनों में अदम तशद्दुद की चलाई जाने वाली तहरीक तक पहुँच गई। चरखी का निशान आजकल भी भारत के झंडे पर बना हुआ है, जो कि सनदी तरक्की का निशान माना जाता है। तो भारत के झंडे पर भी चरखे का निशान बना हुआ है, जिसको तरक्की का या तरक्की की अलामत हम समझ सकते हैं कि सनदी तरक्की का निशान उसको वो लोग कहते हैं। तो ये थोड़ी बहुत थी, इसी तरीके से मैंने बात की। सफ़ा नंबर 135 पे नेक्स्ट पैराग्राफ देखें, मौज़ू रूखा-फीका था। ज़ाहिर है कि ऐसी बातें फिर तलबा को भी वो खुश्क-सी होती है जिसमें मज़ा नहीं आता और वो होती है तो मुसन्निफ़ को भी बातें अच्छी नहीं लगी। मगर बीच-बीच में लतीफ़े भी हो जाते थे। मैं तो हूँ-हाँ करके रह जाता मगर सालिक साहब कब रोकते थे। जहाँ मौका मिलता था कोई लतीफ़ा, कोई चुटकुला, कोई गुत्ती ज़रूर कह देते थे।
चुटकुला यानी लतीफ़ा और भुक्ती कहते हैं, हँसी उड़ाना या मज़ाक करना, तो वो ज़रूर वो साथ-साथ अब्दुल मजीद सालिक जो है वो बात करते थे। हम जब गए थे तो सूरज चुभने में कोई आध घंटा बाकी था, यानी असर के वक़्त गए थे, मगर उठे तो अच्छी खासी हो चुकी थी, रात हो चुकी थी सॉरी। मुझे लाहौर आए कोई सवा साल से ऊपर हो चुका था। ये मुसन्निफ़ कह रहे हैं मेरा ज़्यादा लोगों से रबत नहीं था, यानी ताल्लुक नहीं था। या तो तन्हा घर में बैठा हूँ या सालिक साहब के यहाँ हफ्ते में 1-2 मर्तबा हकीम फ़कीर मोहम्मद साहब ये भी उसके दोस्त थे कि यहाँ भी चला जाता था, लेकिन जो अल्लामा इक़बाल की खिदमत में बाज़ियाब होने का मौका मिला, तो एक और ठिकाना हाथ आ गया। ये मुसन्निफ़ अपनी कहानी बता रहा है फ़िलहाल कि उसको कैसे अल्लामा इक़बाल की महफ़िल में आने-जाने का मौका मिला। कुछ दिनों में ये कैफ़ियत हुई कि अव्वल तो दूसरे, तीसरे वरना 7वें, 8वें दिन उनकी खिदमत में ज़रूर हाज़िर होता था। कभी किसी दोस्त के साथ, कभी अकेला, मगर जब जाता था घंटा 2 घंटा ज़रूर बैठता था। ये महफ़िल की बात कर रहे हैं कि अल्लामा इक़बाल की महफ़िल में ज़रूर जाता था। कभी-कभी ऐसा होता था कि 12-12 बजे तक बराबर महफ़िल जमी है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, अदब, शायरी, सियासत, मज़हब पर बहसें हो रही हैं, लेकिन इन महफ़िलों में सबसे ज़्यादा अल्लामा इक़बाल बातें करते थे। दूसरे लोगों की हैसियत ज़्यादातर सामीन की होती थी। सामीन सुनने वाले यानी दूसरे लोग या तवज्जो देने वाले भी आप कह सकते हैं कि वो उसकी बातों पर तवज्जो देते थे और ज़्यादातर बहस जो है, ज़्यादातर बातें जो है, वो अल्लामा इक़बाल या गुफ्तगू करते थे। मेरा मकसूद ये नहीं कि वो दूसरों को बात करने का मौका नहीं देते थे या बात काट के बोलना शुरू कर देते थे, बल्कि वाक़या ये है कि हर मसले के मुतालिक उनकी मालूमात दूसरों से ज़्यादा होती थी और अहले महफ़िल के लिए उनके सिवा और कोई चारा नहीं था कि चंद जुमले कह के चुपके हो रहे। यानी महफ़िल में जो लोग बैठे होते थे, वो भी थोड़ी बहुत बात करते थे, लेकिन जो ज़्यादातर गुफ्तगू होती थी, वो ज़्यादातर अल्लामा इक़बाल क्योंकि उनके पास मालूमात ज़्यादा थी। सफ़ा नंबर 136 उनके उनके मकान के दरवाज़े गरीब और अमीर, अदना और आला सब पर खुले थे। ना कोई हाजिब, ना दरबान, ना मुलाकात के लिए कार्ड भिजवाने की ज़रूरत, ना तारुफ़ के लिए किसी वास्ते की हाजत। जो आता है कुर्सी खींच के बैठ जाता है, या तो खुद अपना तारुफ करा देता है या चुपचाप बैठा बातें सुनता है। अल्लामा इकबाल बातें करते-करते थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, तो उसकी तरफ तवज्जो फरमाते हैं और पूछते हैं, "फरमाइए, कहाँ से आना हुआ?" वो अपना नाम बताता है, कोई हाजत होती है तो बयान कर देता है। जिस तरह 2 लफ्ज़ आ गए हाजिब, जो स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहा है, मुहाफ़िज़ और दरबान, पहरेदार। यानी जैसे आजकल आप लोग देखते हैं कि किसी से मिलने जाना होता है, तो बहुत ज़्यादा पैरों से होकर गुज़रना होता है, बहुत ज़्यादा पूछ-गछ होती है, जबकि अल्लामा इक़बाल के दौर में ऐसी कोई बात नहीं थी। चुपचाप आप उसके मकान में जा सकते थे, उसकी महफ़िल में आप आसानी के साथ बैठ सकते हैं और जो भी बात आप उससे करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। जो भी कुछ सवाल और जवाब होते थे, तो वो उसी टाइम वो कोई ऐसी ज़रूरत उसकी नहीं थी। अज़ीज़ तलबा नेक्स्ट पेज पे अगर आप देख लें सफ़ा नंबर 137, 38, 39 ये मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि इसकी बुलंद-ख़्वानी अज़ीज़ तलबा आप लोगों ने खुद करनी है। अब यहाँ से यानी सफ़ा नंबर 36, 136 यानी जो ब्लू रंग का पैराग्राफ है, डॉक्टर मोहम्मद दीन तासीर कहते हैं कि एक रात को मैं डॉक्टर साहब की खिदमत में हाज़िर था। यानी डॉक्टर दीन मोहम्मद तासीर भी उसके एक दोस्त है, उसकी महफ़िल में बैठे हुए हैं, वो हाज़िर थे, वहाँ पर एक बंदा आता है, क्या कुछ होता है, तो इसकी रीडिंग, इसकी बुलंद-ख़्वानी, सफ़ा नंबर 138 की बुलंद-ख़्वानी और 139 की बुलंद-ख़्वानी आप लोगों ने खुद करनी है और जो अल्फ़ाज़ माने आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पे, वो भी इसी पेजेज़ के हैं, जिसकी बुलंद-ख़्वानी आप लोग खुद करेंगे और नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा, वो सफ़ा नंबर 140 से हम शुरू करेंगे। सफ़ा नंबर 140 के फर्स्ट पैराग्राफ से अगर आप लोग देख लें तो लिखा हुआ है चौधरी साहब ने गौर किया। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, तो इसी के मुताबिक हम फिर आगे जाएँगे। और आपका एक तो ये बुलंद-ख़्वानी वाला काम आपका हो गया कि इसकी बुलंद-ख़्वानी करनी है और फिर स्क्रीन पे अगर आप देख लें तो आपका होमवर्क भी है। सबसे पहले आपने अपने नोटबुक में खाका की तारीफ, मुसन्निफ का तारुफ और सफ़ा नंबर 134 से 139 की बुलंद-ख़्वानी करनी है दोबारा से और इसके अल्फ़ाज़ माने भी नोट करने हैं। अज़ीज़ तलबा उम्मीद है कि आपको मेरी बातों की, मेरी आवाज़ की समझ आ रही होगी और मुझे उम्मीद है कि जो मकसद आप लोगों का है पढ़ाने का, वो ज़्यादातर आप उससे फ़ायदा हासिल करेंगे और आप लोगों के लिए जो भी बेहतर होता है, हमें अपने आरा से, हमें अपनी राय से वक़्तन-फ़वक़्तन आप लोग को आगाह करें, ताकि जो भी आपके लिए बेहतरी होती है, जहाँ आपको ज़रूरत होती है, तो हम बेहतर तरीके से उसको
صحیح سے صحیح، اچھے سے اچھے انداز میں بتانے کی کوشش کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ عثمان خان اردو لیکچر کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔